वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज का शो बहुत स्पेशल है। स्टार्ट में ही फंबल हो गया। होता है ऐसा जब ऐसे बड़े बड़े लोग आपके सामने बैठे होते हैं ना। आज एक ऐसा मासूम सा शख्स मेरे साथ बैठा है जिसने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। वो इंडस्ट्री में आए, उन्होंने देखा, समझा और उन्होंने फतह कर लिया। लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। सदर मुमलिकत से लेकर एक आम मासूम सा बच्चा जो है वो इनका फॉलोअर है, इनको प्यार करता है, इनको मानता है, इनको सुनता है और जानना चाहता है कि आखिर इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। जब ये गायब हो जाते हैं तो एक हलचल सी मच जाती है कि आप कहाँ चले गए हैं, आप कहाँ चले गए हैं, वापस क्यों नहीं आते। और इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग हैं। ये सिंगिंग भी करते हैं, ये इन्होंने न्यूज़ भी पढ़ी, इन्होंने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम भी किया और करंट अफेयर में तो ये शहंशाह हैं, बादशाह हैं। अपने मासूमाना सवालात से ये लोगों के दिलों में घर बनाते हैं। और बहुत सारे फेमस पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ इन्होंने बेहतरीन जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। अपने अंदाज के एक मुनफरिद शख्स हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आज ये हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं, हमारे साथ आए हैं। ये बहुत दिनों से इनको फॉलो कर रहे थे बट बड़े लोग हैं जी, टाइम ही नहीं होता। सो लेट्स वेलकम हमारे अपने बहुत ही प्यारे से मिस्टर वसीम बदामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले इतनी यंग एज में इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत कि अगर वसीम कहीं गायब हो जाता है थोड़े अरसे के लिए स्क्रीन पर तो फिर वो ट्विटर हो या इवेंट के प्रोग्राम्स हो। सबसे बेहतर मैं एक और चीज़, जिस तरह हम रमज़ान में आपको देखते हैं तो ये कैसा फील होता है कि रब ने जो लोग बहुत मुशक्क़त के बाद, एंड आई रिमेंबर कि इसके पीछे आपकी बड़ी एफर्ट है लेकिन फिर भी रब ने बहुत जल्दी नवाजा आपको। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। और इस पर अब खुदा ताला का शुक्र अदा करने के अलावा और क्या किया जा सकता है। अगर ये जाहिर है अब इस पर जितना भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करूँ वो कम है और वो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। लेकिन चूँकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने तौर पर जितनी मेहनत एक इंसान के बस में हो सकती है वो की है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर इस सारी की सारी मेहनत के बावजूद भी माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला का करम और ये जो परस्तार हैं उनकी दुआएं नहीं होती तो कुछ भी ना होता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इक्वली स्ट्रगल किया है। और वो तो किस्मत नसीब को मानते हैं, किस्मत को इतना यकीन है आपको? एक हद तक, यानी एक हद तक, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। यानी इतनी ज्यादा किस्मत जो है ना मेरा ख्याल है बहुत ही कम लोगों के में आती है कि जनाब कि वो डिजर्व ना करते हो और सिर्फ किस्मत की वजह से कहीं पहुंच जाए। एक हद तक तो अमल दखल होता है, लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि हार्ड वर्क जो है वो कहीं ना कहीं किसी स्तर पे जाके आपकी किस्मत भी तब्दील करने की वजह बन जाती है। तो मतलब कभी इस बात को सोच कर नहीं सरेंडर करते कि नहीं ये चीज तो शायद मेरे नसीब की नहीं थी या मेरी किस्मत में नहीं था। ऐसा होता है आप 100% किसी के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। अब मैं आमतौर पर रिलेशनशिप की बात कर लेती हूँ। आप 100% किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी होती लाइफ में, वो चीज़ नहीं होती तो फिर आप किस्मत को ही, या फिर आप ये कहते हैं कि ठीक है ओके अब मैं लड़ूंगा तो फिर और रिलेशनशिप खराब होगा तो फिर आप किस्मत को दोष देते हैं। हाँ, मतलब मैं चाहे वो जाती ताल्लुक हो या प्रोफेशनल बात हो, मैंने अपने तौर पर एक फार्मूला बनाया हुआ है और मैं लोगों से भी ये कहता हूँ जब भी मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाता हूँ, कुछ लेक्चर्स वगैरह होते हैं कि भाई एक तो ये कि आप अपने तौर पर ये तय कर लें। अगर हम इस वक्त प्रोफेशनल हवाले से बात करें, इंसान अपना जज सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे पता है मैं कौन सा काम ठीक कर सकता हूँ और कौन सा काम नहीं कर सकता। ठीक, तो एक तो आप वो जज कर लें कि किसी काम का अच्छा लगना और वो काम करने की सलाहियत भी होना है, दो अलग अलग चीजें। मुझे बड़ा शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन मुझे कराची की गलियों में 2 हफ्ते क्रिकेट खेलने के बाद अंदाजा हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो बड़ा अच्छा है कि आप उसको अपने दिल से फतवा इंसान खुद दे दे अपने आप। मेरा ख्याल आपको अंदाजा हो जाता है कि यार, और ये अभी जिस फील्ड में हूँ मुझे अंदाजा था। अभी मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर आप इस फील्ड में ना होते तो क्या जवाब देते, क्या कहते आप, क्या कर रहे होते? तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ, जवाब में शेर सुनाता हूँ एंड आई मीन इट। वो जो है ना, वो करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मैं कहता हूँ मुझे नहीं मालूम मैं और क्या कर रहा होता हूँ, मुझे यही काम आता है भाई। तो आप पहले देख लें आपको काम आता है नहीं आता, मतलब आप वो काम कर सकते हैं नहीं। फिर आप मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। अगेन वो जाती ताल्लुक में किसी के हुसूल की बात हो या आप अपने तौर पर कोई मेहनत में कसर ना छोड़ें। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप सही जगह है, सही बंदे पर हैं और आपने, मैं जगह और बंदे से कह रहा हूँ कि आपने सवाल जो है प्रोफेशनल और जाती हवाले से किया है और आपने उसके हुसूल के लिए, उस प्रोफेशन या उस शख्सियत के हुसूल के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, मेहनत पूरी की है भाई, उसके बाद, और मैं जाती तौर पर करता भी हूँ, आप इत्मीनान से रात को सो जाइए। चूंकि
फिर अगर वो आपके हक में बेहतर है तो वो आपका मामला उस जात से जो किसी का उधार रखना नहीं, वो फिर आपको मिलेगा, और नहीं मिले तो फिर उसमें कोई ना कोई। अच्छा, इतनी लंबी तमहीद और कन्विंसिंग पावर के बाद क्या मैं ये वसीम से पूछ सकती हूँ कि वसीम ने अपने आप को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है कि वसीम बदामी है क्या? कहते हैं उस शख्स की कामयाबी उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसे ये पता चल जाए कि मैं क्या हूँ और मेरी सलाहियतें क्या हैं। मेरा ख्याल है कि कंप्लीटली एक्सप्लोर तो नहीं किया है। हाँ, शायद ये ज़रूर है कि अगेन मुझे इस बात का, यानी ये कामयाबी ज़रूर हुई और अल्लाह ताला का करम है कि मेरा जो ख्याल था वो इस हवाले से ही साबित हुआ कि मुझे लगता था कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, तो इस फील्ड में मैं आया। और अब लेकिन एक्सप्लोर करने का सिलसिला तो जारी रहता है। वो मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करूँ तो न्यूज़ एंकरिंग के बाद, न्यूज़ एंकरिंग के दौरान बिजनेस प्रोग्राम्स करना, न्यूज़ एंकरिंग के दौरान स्पोर्ट्स प्रोग्राम करना, न्यूज़ एंकरिंग के बाद करंट अफेयर्स का शो करना, करंट अफेयर्स शो के दौरान क्रिकेट का शो करना, और फिर करंट अफेयर शो के दौरान रमजान। जब मैंने शुरू किया था, वर्सेटाइल रहे आप बहुत। मैंने कोशिश की अपने तौर पे कि अपने आप को वही एक्सप्लोर करने का सिलसिला। अच्छा, ये सफर कितना आसान था? यकीनन आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल थी। उस हवाले से भी मैं वसीम से जानना चाहूंगी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी। कैसी हैं आप मिसेस सूफी? बिल्कुल बेटा, अपने पाक रब का शुक्र है, और आपके पास वसीम बादामी बेटा आए हुए हैं, इनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और बेटा यूथ हमारी जो है, हमारी उम्मीदें तमाम तर जो हैं अपनी यूथ से वाबस्ता हैं, अपने रब के भरोसे पर। और वसीम बादामी ने बेटा बड़ी अच्छी बात की, जिसे कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना भर भर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो बेटा ये भर भर मशके लगाने का जो मुसलसल जिद्दोजहद का अमल है, उसमें अगर सच्चाई, आजिजी, सबर, शुक्र, रिज़्क़े हलाल और एहतराम आदमियत आ जाए, बिकॉज हमने बड़े अफसोस के साथ ये है कि हमने इस्लाम को सिर्फ, मकामी रेडियो स्टेशन है, वहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था, और मैंने उनसे कहा था कि मैं वहाँ पर एक सिंगिंग कंपटीशन, मिली नगमों के हवाले से कंपटीशन में गया था। मैं हार गए थे वो कंपटीशन, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे, कंपटीशन हार गए थे। तो मैंने उनसे कहा था भाई कोई नौकरी वोकरी का सिलसिला हो तो बताइएगा। उन्होंने कोई 7-8 माह बाद मुझे कॉल की कि हमारे यहाँ नौकरी है, आप करेंगे? हम खुश हो गए, मैं बिल्कुल करेंगे। तो हमने कहा, वही उस वक्त हमारा ही माइंड सेट हुई था, हमने कहा बताइए कितने बजे हमें प्रोग्राम करना है रेडियो पे, बताइए मॉर्निंग शो है, हमने क्या है, करेंगे हम। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये प्रोग्राम तो सीनियर लोग करते हैं, आप कभी नया है तो आएंगे नए, वो भी हम देखेंगे आपकी कारकर्दगी कैसी है। तो ये ऐसा है कि हमें ट्रैफिक रिपोर्टर चाहिए। तो मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा भाई ये जो होता है ना कि कराची के इलाके खारादर में ट्रैफिक जाम है, तो जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो ट्रैफिक अपडेट्स, ये काम करना है आपने। ओके। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। मैं कहा चलो काम तो मज़े का नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी और कुछ 2 पैसे ही बन जाएंगे। तो मैं कहा बताया पैसे कितने देंगे? मेरे जहन में था कि चलो इतना पैसे होंगे कि ज़रा खर्चा वर्चा निकल आएगा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एक अपडेट के 60 रुपए देंगे जी, 60 रुपीज़। ये कौन कब की बात है, कितना अर्सा पहले की? 7 साल पहले, 9 साल पहले, 9-10 साल पहले, जब मैंने बिल्कुल जब मैंने आई वाज जस्ट बिगिनिंग माय आई थिंक 2008 में आपने एयरवा ज्वाइन किया। 2006 में एयरवा ज्वाइन किया था, ये 2005 की बात है, इट्स बीन 10 इयर्स नाउ। राइट। अक्सर ऐसा होता था कि किराए में और खाने पीने में जो है ना वो 100 रुपए खर्च हो जाते थे और मिलते थे 60 रुपए आखिर में। और अक्सर ये होता था कि मैं ये टावर के करीब कराची में मैं बस में बैठता था, और जब कंडक्टर मुझसे पूछता था कि हाँ भाई कहाँ जाना है, तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था, इसलिए कि मुझे जाना कहीं नहीं होता था, जहाँ ट्रैफिक हो मैंने वहाँ उतर जाना होता था, ताकि मैं ट्रैफिक देख के अपडेट दे दूँ ट्रैफिक की कि आप इस इलाके में जाते। एंड दिस वर्क फॉर 8 to 10 months लाइक दिस, और आपको 60 रुपीस पर अपडेट, पर डे नहीं। अच्छा, पर तो अपडेट हाँ, पर अपडेट मिलते थे। तो अक्सर ये भी होता था कि एक अपडेट के लिए हम जा रहे होते थे जनाब सुपर हाईवे पर किसी तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह है, उसकी अपडेट देनी है। सो आई वुड गो ऑल अक्रॉस फ्रॉम कराची टू सुपर हाईवे, गिव एन अपडेट एंड कम बैक एंड विल गेट 60 रुपीज फॉर दैट। ये भी इसमें होता था। तो यहाँ से आगाज हुआ, फिर हम बिजनेस प्लस टीवी चैनल पे वहाँ पे एज अ रिसर्चर गए। तो यानी अभी बड़ी लंबी स्टोरी हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि ये इतना आसानी से मरला नहीं होता है। आज का यंग लड़का शायद ये सब ना करे, क्योंकि या तो फिर मजबूरी होती है लाइफ में, या फिर ये होता है कि आप ये सोच रहे होते हो कि कुछ भी हो जाए, मैंने जितनी भी मुश्किलात आएंगी उनको पार करना है, पहुंचना है। सोच क्या थी वसीम? बड़ा मुश्किल है वैसे, ये आम सी बात है कहना, इस तरह बसों में ट्रेवल करना। आज हम आपको जिस मकाम पर देखते हैं, आई एम रियली इम्प्रेस ये तमाम चीज़ें, और यकीनन जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी खास चीज़ है। और उससे बढ़कर ये कि आज के जो हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं ना, सो कॉल्ड, वो अपनी लाइफ, अपना पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहते। तो क्या सोच क्या थी कि वरना अब्बा के पैसे पर अयाशी हो जाए, अम्मा से मांग लिए, लेकिन क्यों इस तरह क्यों किया? हाँ, खैर वो अब्बा के पैसे पर तो अयाशी, मतलब ये कि उन्होंने कितने अच्छे हालात में घर वालों ने सारा सिलसिला किया, लेकिन उन पैसों में अयाशी तो नहीं हो सकती थी, मतलब वो एक बड़ा कैलकुलेटेड सा सिलसिला था। सोच यही थी कि
एक तो कि इट इज ऑलवेज द पैशन विच थ्राइव्स यू। तो मैं इसीलिए जब भी जाता हूँ ये कह रहा होता हूँ, यार कोशिश करो कि जिस फील्ड का शौक है, लेकिन सिर्फ शौक नहीं, ये ख्याल भी है कि ये करने की सलाहियत भी है, वही काम करना चाहिए। इसलिए फिर वो आपको ना मोटिवेट करता रहता है। मैं इसी कराची में एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में गया था उसी ज़माने में, FM के ज़माने में, और मैंने उनसे कहा था कि जनाब, उन्होंने कहा था जी बताइए क्या करना है। मैं कहा जी मैं न्यूज़ एंकरिंग का बहुत शौक है। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा था और ये अल्फाज मुझे याद है, ये अल्फाज तो भूल ही नहीं सकता मैं कभी ज़िंदगी में। उन्होंने कहा था कि मियाँ ऐसे होते हैं न्यूज़ कास्टर, मेरा 30 साल का तजुर्बा है इस फील्ड में, मैं बता रहा हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, अपना भी वक्त बर्बाद करो, हमारा भी करो, गेट आउट। सिर्फ आपको देखकर उन्होंने कुछ भी नहीं मानी। उन्होंने ऑफिस के अंदर भी नहीं आने दिया था मुझे, ऑफिस के बाहर खड़ा रखा था, बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये तुम कुछ नहीं कर सकते, और मुझे ऑफिस से बाहर रखे। उस वक्त जब मैं बस में बैठ रहा था आई चंद्रीगढ़ रोड पे वापस जा रहा था, तो मैंने सोचा था कि यार नहीं, मेरा ये ख्याल है कि शायद मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने उस वक्त टारगेट सेट किया था कि ऐसे कम से कम 25 धक्के और खाने, अच्छा, और अगले 5 साल तक धक्के खाने। मैंने टारगेट ही ज्यादा सेट किया था। यार 5 साल बाद किसी न्यूज चैनल में होना चाहिए मुझे। ओके, अपनी कोशिश उसी टारगेट को ज़हन में रख के की, ताकि अगर आप छोटा टारगेट रखते हैं, मैं 6 महीने रखता, तो जब 7वां महीना हो जाता तो फिर मुझे अजीब सी टेंशन होने लगती है। मैंने रखे ही 5 साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके तकरीबन 14-15 महीने, इस साने है आई चंद्रीगढ़ रोड के 15 महीने बाद मैं एयरवे न्यूज़ पे खबरें पढ़ रहा था। अच्छा, तो माशाल्लाह। अब इस सवाल किया ना कि जहन में रखें यार ये मैंने करना है। हाँ। और यार मैं मेहनत में डंडी नहीं मार रहा, इसलिए अल्लाह ने मुझे अच्छा, आपको बैकग्राउंड नहीं मिला इस तरह का फैमिली की तरफ से, तो जब आप ये सब कर रहे थे, ये स्ट्रगल, और वो भी इस फील्ड में, तो माँ अब्बा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, तुम ये क्या कर रहे हो, अचीव भी नहीं हो रहा तो रास्ता बदल लो, या साथ दिया माँ ने भी और बाप ने? भाई प्रेशर तो इतना होता था कि मैं फिर अक्सर जो कर रहा होता था ख्वारी, यानी ये वाकया मैंने जो आपको बताया है, ये अब मैं कुछ जगहों पर बता देता हूँ। ये अपने पेरेंट्स को मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे साथ ये भी हुआ है। उनको मैं नहीं बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं किसी दोस्त से उधार लिया करता था उस जमाने में, इसलिए कि वरना वो सामने से कहते कि भाई ये किधर मत्था मार रहे हो क्या। क्योंकि अभी तो फिर भी एक प्राइवेट टीवी चैनल्स की एक पूरी लंबी कतार है, यूनिवर्सिटीज में मीडिया के कोर्सेज होते हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ फील्ड नाउ। उस जमाने में एक पीटीवी, 1-2 प्राइवेट टीवी चैनल होते थे, तो घर वाले, मुझे डर लगता था कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया यार, ये ना हमारी कोई सोर्स है ना पैसे हैं, तो ये तुम कहाँ क्या नाम बनाओगे, तो छोड़ो कि ढंग का काम कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मार्केटिंग कर लो, ये वो जो एक कन्वेंशनल सा कुछ वो है। तो मैं तो बताता भी नहीं था घर वालों को। लेकिन बस फिर जब वो कहते ना, खैर पेरेंट्स की केस में तो ये बात अप्लाई नहीं होती, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो जब तक आप जो है वो कामयाब नहीं हो रहे होते, हर कोई आपको डिसोन कर रहा होता है। उसके बाद कहते हैं मैं कल, हाँ, उसके बाद हर कोई कह रहा होता, देखा मैंने नहीं कहा था तुम ये काम कर सकते हो। एग्जैक्टली, फिर सब आपके जो वो आ जाते हैं। ये तो था प्रोफेशनली कितनी मुश्किलात वसीम को पेश आई, लेकिन बचपन कैसा गुजरा, और इस हवाले से कुछ जानेंगे वसीम की कुछ लाइफ के बारे में। लेकिन एक ब्रेक, सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आपके दिलों की धड़कन, आप सबके फेवरेट वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद है। और आज मेरी टीम के चेहरे में मुस्कुराहट है। आज जब मैं सुबह तैयार हो रही थी तो वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है मदर साहब, वो भी कहते अच्छा वसीमा है, मैं ज़रूर पिक्चर खिंचवाऊँ। इतने एक्साइटेड हैं, इतनी स्ट्रगल के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो मोमेंट याद है जब फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ हो कि वाह मैं तो आई एम लाइक अ स्टार नाउ। मोमेंट होता है ना, ऐसे याद रह जाते हैं वो पल। नहीं, पहले तो ये आपने मेकअप आर्टिस्ट वगैरह की बात की, तो मैं ये समझता भी हूँ कि ये हम लोग ये नहीं, यानी ये हम सब एक टीम का ही हिस्सा है, सिर्फ जॉब नेचर में डिफरेंस है। तो ये सारे कैमरामैन भाई हैं, इस कंट्रोल रूम में जो लोग हैं, जो पियोन है, जो हमें चाय ला के पिला रहे हैं, हम सभी टीम का हिस्सा है। रमजान में जब लोग मुझे कह रहे होते हैं ना कि यार आपको सलूट है कि आप इतना जाग रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि भाई ये ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से दे देता है, हम खुद डर रहे होते हैं रमजान से पहले। लेकिन ये सिर्फ एक मैं बंदा नहीं हूँ, मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो कि आपको नजर आ रहा हूँ। और आपस की बातें, हमें तो जो हम काम कर रहे होते हैं उसका क्रेडिट भी मिल जाता है, तो बहुत कॉम्पनसेट भी हो जाता है कि लोग तारीफें कर देते हैं, 2 लोग तो आप कह रहे हैं मेहनत वसूल हो गई। ये जो कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, ये इस हवाले से हमसे ज्यादा क्रेडिट वसूल वो करते हैं, डिजर्व करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सारे ज़ाहिर भाइयों की तरह ही, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि इनसे बिल्कुल एक भाइयों वाला ही रिलेशनशिप रहे, सबसे कॉलीग्स वाला। बाकी वो स्टार वाले अपनी बात की नहीं भाई, मैं ये कहने में कोई मुझे शर्म नहीं है। मैं तो कहीं से मुझे शर्मिंदगी हो रही होती है जब कोई भी लोग इस तरह का तारुफ करा रहे होते हैं। मैं अपने आप को स्टार नहीं समझता हूँ कहीं से भी।
लेकिन आप स्टार हैं। ये वसीम जो है वो बिल्कुल उस फलदार दरख्त की तरह है कि जिसमें फल लगता है, जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है तो वो झुक जाता है। पर्सनली ही सच अ नाइस पर्सन, और ये वो इंसान है जो अपने बचपन के दोस्तों को अपने साथ लेकर चलते हैं, और मैंने हमेशा इनको अदब से लोगों के सामने झुकते हुए देखा है, और ये क्वालिटी शायद बहुत कम लोगों में होती है। हाँ, उन लोगों में ज़रूर होती है जिन पे रब की अता होती है या रब की नज़र होती है, और वो ये चाहते हैं कि ये बंदा दूसरों के लिए बेहतर काम कर सके और वसीला बन सके। तो ये एक शाइनिंग स्टार भी हैं और एक अच्छे और बेहतरीन दिल के मालिक हैं। ये मैं आपको ज़रूर कहना। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। तो बस ये तो मतलब मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि भाई, बल्कि जो यंग लोग से मेरी अच्छा, मैं यंग बार बार इस तरह कह रहा हूँ जैसे मैं पता नहीं कोई 1940 का इंसान, ऐसा ही है। मैं भी यंग ही हूँ, यानी मैं अपने यंग कॉलीग से मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं पिछले कई सालों से सुन रही हूँ आपको, आप यंग ऐसा क्यों है वसीम? एक्सेप्ट कर लो। तो आपको क्या नजर आया कि मैं मेच्योरिटी की तरफ इंसान जाता है, बट अभी आपने मैं भी जाने वाला हूँ। 40वीं बर्थडे फरवरी में मनाई थी, याद है मुझे, जिसपे हमने 40 केक्स पे कैंडल्स लगाए। लोग इसको संजीदा ना समझ लें बात पे। अच्छा जी, तो वसीम के बचपन की तरफ चलते हैं ना, अभी कुछ अर्से पुरानी बात है, 16-17 साल पहले की, अभी ठीक है 4-5 साल पहले, 4-5 साल देख लें। अब आप मेरी ऑडियंस बहुत समझदार हैं देखने वाले। बचपन कैसा गुजरा, कितने मासूम थे वसीम, जो आज मासूमाना सवाल करते हैं लोगों से? इतनी मासूमियत थी जितनी आज चेहरे से झलकती है? हाँ, मासूमियत तो लोग ये बताते हैं कि चेहरे से झलकती थी उस वक्त भी बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन वो एक बड़ा चेंज आया है मीडिया में आने के बाद, किसी हद तक चेंज आया, बड़ा चेंज तो नहीं, और काफी लोग उसे बिलीव नहीं करते। मैं बाय नेचर बचपन में और इवन यूनिवर्सिटी के जमाने तक तो बहुत ज्यादा आई वाज अ वेरी शाय पर्सन हु वुड नॉट बी कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद पीपल। अब तो आप बहुत सोशल। अब हाँ, तो वो मीडिया में आने के बाद वो एकदम से, तो अभी मैं परसों अपने यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलीग से मिला, यानी कि मैंने MBA कंप्लीट किया 2007 में, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और वही कह रहे थे कि यार तुम, उसमें तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत सालों बाद मिले, यार तो बिल्कुल ही तब्दील हो गया है। आई वाज द मोस्ट क्वाइट पर्सन इन द क्लास, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, वो बस एक ऐसे से एक चेंज आ गया, काफी ज्यादा हो गया। तो बचपन हाँ शरारतों से भरपूर था, लेकिन आई वाज नॉट वन ऑफ दोज जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शोर और हंसी की वजह से जो स्टैंड अलोन करते हैं, जो स्टैंड आउट करते हैं, वो नहीं था। एवरेज सा था बचपन, और फ्रेंकली मुझे ज्यादा बचपन बस याद भी नहीं है कि पता नहीं कैसा था। अच्छा, किससे ज्यादा कनेक्शन रहा, मदर से या फादर से? ज्यादा दोस्ती किससे है? अम्मी से कनेक्शन भी ज्यादा, और अम्मी से डांट भी ज्यादा पड़ती थी और पड़ती है। अच्छा। तो हाँ, मतलब अक्सर मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है कि देखें, मतलब मेरी खुदा का बात है, मेरी मुआशरे में कोई इज्जत है, मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो मेरी बेइज्जती तो ना करें, तो इस बात का मेरे कोई असर नहीं होता। अच्छा, लेकिन ये है कि उस बेइज्जती की वजह से शायद आज जो है ये कामयाबी है, कुछ नसीब है आपकी वालदा का हाथ जो है वो आपके सर पर है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप यूसुफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत ही हसास बसास तबीयत मेरी हो गई है। क्या बात है कि आपने वसीम बादामी साहब को बुलाया है। Yes. अच्छा, ये पूछना है ये बादामी क्यों है? क्या ये स्कूल के जमाने में शरारते तो कह रहे करते थे, तो बादाम तो नहीं तोड़ते थे? अच्छा, ये खुद बड़ी कड़वी बादाम है वैसे। ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा बादामी साहब, बेटा एक सवाल करना है आपसे। मेरी उम्र 68 ईयर्स है। मैं बहुत 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 ज्यादा आपको लाइक करता हूँ, और तमाम लोग ही करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही करता हूँ। बेटा आपसे कुछ थोड़ी इतनी बातें होती हैं, आप सियासी लोगों को डील करते हैं, ये करते हैं, और आप इतनी कम उम्र में इतना माशाल्लाह वसी जहन रखते हैं। तो ये बताएं, ये हमारा जो इलेक्शन का तरीका है कि एक बिरयानी की प्लेट खा के वोट डाल दिया जाता है, तो इस तरीके से ये निजाम अगर चलता रहेगा तो सही नुमाइंदे कब आएंगे और कैसे आएंगे? ठीक है, राइट। दूसरी जो आजकल तालीम जो बच्चों को दी जा रही है, वो जो मालदार बच्चे हैं वो मालदार तालीम हासिल कर रहे हैं, और आगे जाके भी सीटों पे उनके आने की उम्मीद है, तो हमारा निचला तबका कब आएगा? सही, राइट। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। बादामी क्यों? अब करंट अफेयर्स शो आपने बुलाया, एंकर को बनाया है, तो ये तो हो नहीं सकता कि सवाल ना। अच्छा, बादामी तो वो इसलिए कि वो हमारी मतलब डिसेंडेंट्स में, मतलब वो काफ़ी हमारे इस तरह की फैमिलीज हैं जिनका जो फैमिली नेम है वो उनके बिजनेस पर है। दूध वाला, वो जो पहले उनका डेयरी का जिनका बिजनेस, उनका दूध वाला, इस तरह।
तो वो हमारे बहुत अर्ली डिसेंडेंट्स में इस तरह का कोई ड्राई फ्रूट का कोई था काम। अच्छा। तो वो उस पे जो है वो बादामी। अच्छा, अब तो पता नहीं, मैं नेट पे देख रहा हूँ तो वो पता नहीं किसी ने कोई वो मुझे एक साहब ने कल ही तस्वीर भेजी, उसका उन्वान था 50 शेड्स ऑफ वसीम बादामी। अच्छा। तो उसमें नीचे उन्होंने पता नहीं वसीम बादामी और पिस्ता और स्ट्रॉबेरी और पता नहीं क्या क्या। देखिए ऐसा तो होता है ना जब आप और जमहूरियत है सबको सब कुछ कहने का और लिखने का, बट फिर भी जो है ना कैरेक्टर असैसिनेशन या किसी की पर्सनल लाइफ पर जो है वो थोड़ा सा अवॉइड किया करें। घर बार है, फैमिली है सबकी, और सब हर्ट भी होते हैं, दिल रखते हैं सब। कितना दिल है वसीम के पास देने के लिए? कितनी जगहों पर आज तक दिल बांटा, मोहब्बत किया है, इश्क किया कभी? मोहब्बत इश्क फर्क होता है लेवल्स में, किस लेवल तक पहुंचे आप? मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क होता है पहले समझा दें मुझे, ताकि मैं उसके हिसाब से जवाब दे दूं। मैं आपके लिए मोहब्बत और इश्क क्या है ये आप हमें बताइए। मुझे तो पता नहीं। जब आप मुझे मेरा इंटरव्यू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी मेरे लिए मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है। मैंने तो अपनी लाइल्मी का इजहार कर दिया ना, कम इल्मी का इजहार कर दिया, कच फहमी का एतराफ कर लिया। मुझे तो मोहब्बत, इश्क, प्यार ये मिलते जुलते एक ही तरह की चीजें लगती हैं। तो बाकी ये कि देखिए एक बहुत कुदरती सा अमर है कि आपको चीज़ें और इंसान, मैं चीज़ों और इंसान को एक ही ब्रैकेट में नहीं रख रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि अच्छे लगने का वो एक अमल फितरी अमल है, और ये ना हो तो अजीब सी बात है। हाँ, तो वो है। अब जाहिर आप किस इंतहा पर किस तरह जाते हैं या नहीं जाते, वो एक सवाल है। अच्छा ये छोड़ें, ये बताएं कितनी बार मोहब्बत है, कितने लोगों को दिल दिया? नहीं, मोहब्बत तो देखे ना, इंसान को अपनी वालिदा से मोहब्बत होती है, नहीं मैं वो वाली मोहब्बत जो एग्जैक्टली जिसको देख के आपके दिल में कुछ होने लगता है, गिटार्स बजने लगते हैं, हार्ट्स जो हैं आप फील कर रहे होते हैं कि आपकी सराउंडिंग में घूम रहे हैं। कैसे सवाल है? मैं रियल वर्ल्ड में रहता हूँ, मैं फिल्मी वर्ल्ड में नहीं रहता। ये फितरी अमल है, हुआ होगा सितार और गिटार बजना। अच्छा, पहला क्रश याद है? हाँ, स्कूल में ही हुआ होगा यकीनन। हाँ यकीनन ऐसे टीचर थी, याद है वो टीचर कौन थी? किस एज में हुआ था, कौन सी क्लास थी? याद रखिएगा, शाय और मासूम बच्चा। हाँ, तो उनसे इजहार नहीं कर सका, उनको बता नहीं सका। खैर इजहार करके भी थप्पड़ ही पड़ना था, तो लेकिन ये कि वो मैं वो चुप चुप के देखा उसके बाद वो अच्छा चुप के बस टीचर को वो उनको पता था कि नहीं बिल्कुल नहीं, उनको नहीं पता था। अच्छा उसके बाद फिर ये सिलसिला चला। ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता वैसे, आपस की बात है वो कभी मेरा क्रश रहे हैं। अच्छा तो ये कितना लंबा कब से सिलसिला चल रहा है और अभी कहाँ तक पहुँचा? शुरू कहाँ से हुआ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और खत्म जब होगा तो बता दूंगा आपको। अभी तो चल रहा है। अच्छा जी, चलिए जी, वसीम साहब जो है वो इज्तिनाब करें इस सवाल। तो बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है बात हो जाएगी। नहीं हम बिल्कुल अभी बलूचिस्तान की तरफ नहीं जा रहे। नहीं तो इजहार करने वाले इंसान है वसीम, या अपने इमोशंस को दबा के रखता है? हाँ, इजहार नहीं, आई एम नॉट वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स। ओके। सो अगर मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी चाहत रखता हूँ, चाहत वो किसी भी चाहत वाले सेंस में हो या चाहत वाले सेंस में हो, तो अक्सर ऐसे लोग होंगे कि यानी अक्सर ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, और उनको मैं कभी अल्फाज के जरिए इस बात का शायद मेरे एटीट्यूड से उनको अंदाजा हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनको कभी कह नहीं पाता। Do you think it's not good? It is not good at all. Yes. This is a weakness, नहीं होना चाहिए, आपको इजहार करना चाहिए। Exactly. कोई चीज़ अच्छी लगे उसका भी इधर। अच्छा मेरे साथ दूसरा प्रॉब्लम भी है, कोई चीज़ अगर मुझे बुरी भी लगेगी तो किसी की, तो फिर आई वुड जस्ट स्टार्ट अवॉइडिंग दैट पर्सन। दिस इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। आपको बताना चाहिए कि यार ये मामला इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, मुझे बात बुरी लगी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये दोनों सलाहियतें मुझे बहुत कम है, जो कि गलत चीज़ है। तो जिंदगी में लोगों को खोया अपनी सादत की वजह से, रिग्रेट है इस बात का? यार रिग्रेट्स के साथ जीना जो है ना बड़ा एक मुश्किल तरीन काम है। तो ये तो एक जिंदगी में चीज बांध के रखी हुई है कि यार रिग्रेट्स को सर पे सवार नहीं। रिग्रेट अगर मेरे को जनाब जिंदगी में किसी चीज का रिग्रेट नहीं तो ये झूठ होगा। मतलब अगेन ये इंसानियत की और कुदरत और फितरत के खिलाफ है कि कोई रिग्रेट ना हो। रिग्रेट ना होने का मतलब है कि आपने हर फैसला लेकिन रिग्रेट करके अपने आप को वीक नहीं करना। अब उस रिग्रेट को सर पे सवार, ठीक, लाइफ गोज हो गया, लाइफ गोज ऑन। अच्छा जी, यूसुफ साहब ने पूछा था कि एक बिरयानी पर इलेक्शन जो है वो जीत लिया जाता है, कुछ शॉर्टली कोई कमेंट कर। शॉर्टली मैं कहता हूँ कि भाई मैं लोगों से कहूँगा, मैं कोई वाज या नसीहत करने वाला करने नहीं आया यहाँ पे, लेकिन ये कि ये इलेक्शन का दिन और ये जो वोट की पर्ची होती है ना, ये वाकई बहुत बड़ी अमानत होती है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप सिर्फ किसी को इसलिए वोट डाल रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा, और ही होता है, एक बिरयानी की प्लेट खिला दी है, या आप उनके घर की शादी में आ गए हैं, या किसी की जाके ताज़ियत कर आ गया है, तो भाई आप ये देख लीजिए कि आप इस अमानत में खयानत कर रहे हैं। जिस तरीके से हमेशा ही कहता हूँ कि जिस दिन मैं अपनी गाड़ी से कचरा बाहर फेंकता हूँ, उस दिन आई लूज द राइट टू से
कि यार देखो दुबई तो इतना खूबसूरत है और पाकिस्तान, कराची देखो यार, पाकिस्तान देखो यार। नहीं भाई, क्योंकि इस दिन के बाद से, जिस दिन से मैंने कचरा फेंका है, मैं सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम का हिस्सा हूं। तो मेरे पास ये हक नहीं। तो जिस दिन आपने भी नहीं होना चाहिए आपके, जिस दिन आपने भी किसी लिसानियत की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, रिश्तेदारी की बुनियाद पे, बिरयानी की बुनियाद पे वोट दे दिया है भाई, उसके अगले दिन आपको फिर ये हक नहीं होगा ये कहने का कि हमारे ऊपर कैसे हुक्मरान मुसल्लत है। इसलिए कि आप भी प्रॉब्लम का हिस्सा है, सोल्यूशन कैसे नहीं। इसमें आखिरी बात है कि अक्सर ही आप कहते हैं यार फिर किसको वोट दें, इसलिए काफी लोग घर से ही नहीं निकलते हैं इलेक्शन वाले दिन। तो मैं कहता हूं भाई, अगर आपको ये भी लगता है कि एक वर्स्ट लॉट है, आप बेस्ट ऑफ द वर्स्ट लॉट को दे दीजिए। जो आपको इस लॉट में बेहतर लगता है उसको दे दीजिए, लेकिन इस प्रोसेस का हिस्सा जरूर बने। एग्जैक्टली, आपका राइट है। इलेक्शन ट्रांजिशन शुरू हो गई है। हाँ, इसका बेहतरीन इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। वैसे आज तक मैंने भी वोट नहीं डाला मर्जी को, आपकी तो उम्र ही नहीं होगी ना अभी। अच्छा, नहीं, मैं आपको सेव कर रहा हूँ, आपने हालांकि मुझे फंसाया है बार बार। नहीं, मैंने अभी कहा आपका बचपन अभी 15-16 साल पुराना ही है, तो मैंने तो फिर भी आप और कम कर दिया ना। नहीं, आपके चलिए, आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू। अच्छा वसीम, बहुत सारे लोगों को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को आपने, पॉलिटिशियंस को आपने इंटरव्यू किया। सो आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट इंटरव्यू आपका, ये कोई ऐसी शख्सियत हो जिससे मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि यस ही इज द राइट पर्सन? ऐसी शख्सियत तो हैं, बहुत सारी हैं। एक तो मुझे हमेशा ये भी लगता है कि पॉलिटिशियंस में हैं बुराइयां बहुत हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ एक इंटेलेक्चुअल भी काफी बहुत हैं जी। आई कैन एतजाज एहसन इस मुल्क का सियासतदान है। आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं करता हूँ कुछ बातों पर, कुछ बातों पर उनके साथ हूँ। व्हाट एन इंटेलेक्चुअल पर्सन ही इज। असद उमर, क्या बात है जी। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो पॉलिटिशियंस का एक अलमिया भी है कि वो सॉफ्ट टारगेट भी हैं। तो ये बड़ा आसान है, यानी कि किसी और इदारे का कोई प्रॉब्लम होगा ना तो हम उतने आराम से बैठ के क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे, लेकिन सियासतदान को बैठ के चोर, निकम्मा, डाकू, लुटेरा कह देना बड़ा आसान है। और ये पॉपुलर भी है। यानी अगर मैं बैठ के जरा टेबल पे हाथ मारते मैं निकालू ना दो गालियां किसी, तो लोग कहेंगे यार क्या बात है, अच्छा गया यार, वाह बड़ी हिम्मत वाला है। और दूसरी जगह पर हम सब चुप कर जाते हैं। और मैं ये भी कहूँ, जर्नलिज्म पॉपुलर सेंटिमेंट पर नहीं होता है। अच्छा, अगर मेरा ख्याल है कि मैं खयानत करूंगा अपने शोबे से, अगर मैं कोई बात सिर्फ इसलिए कह दूं कि बातें कहने के बाद ना जब मैं उठूंगा ना तो ये कैमरा में बड़ी तालियां बजाएंगे और बाहर लोग कहेंगे यार क्या बात है। नहीं भाई, जो चीज आप सच समझे आपको वो कहनी चाहिए, चाहे निकलने के बाद लोग ये कहेंगे किसी से पैसे खाएं। लेकिन लोग तो कहते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट्स तो खेले जाते हैं ना कि हम पॉपुलर हो जाएं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। अच्छा, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, खबर एक होती है जो होती है खबर, और एक खबर होती है जो बनाई जाती है। और आज के दौर में जहां रेटिंग की जो है वो अफरा तफरी है, कितना मुश्किल है कि खबरें आसानी से मिल जाएं, और फिर किस तरह अगर खबर बनानी पड़ती है तो वसीम क्या करते हैं, कॉलर शामिल कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन सी? हाँ, वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? हाफिज मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ कसूर से। आपकी? जी बिलाल, कहिए। आपको बहुत माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा जा रहा है और बहुत प्यारा जा रहा है। और वसीम बदामी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो गरीब बंदे की बात को बहुत हाईलाइट करते हैं, और ऐसा करना चाहिए भी। जब नामा इकबाल का शेर है, मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छे बात गरीबों की बात करते हैं। तो मैंने भी इस तरह बंदों को बहुत पसंद करता हूँ जो दिली लोगों की दिली मदद करते हैं। और मैं अपने गांव में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, मैं भी एक एंकर बनना चाहता हूँ, तो मुझे इनका सेल नंबर चाहिए जरूर। अच्छा, 03। अच्छा, आप बताना चाह रहे थे, बता दें। राइट बिलाल, इसका मैं हल बताता हूँ। हाँ, हल बता दीजिए कैसे वो एक अच्छे एंकर बन सकता है। हाँ, और मैं कांटेक्ट का भी हल बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल है वही बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं कोशिश करता हूँ कि इन टच रहूँ, बल्कि अच्छा है मैं बता ही दूँ, ताकि चूंकि वो इतने कोई फेक अकाउंट्स, वो मुझे पिछले दिनों में कोई काफ़ी खवातीनों हजरात के जिनकी मेरे मुझ तक रसाई थी और या इस फील्ड के लोग थे, जिसमें बहुत सीनियर लोग भी शामिल हैं और कुछ न्यूज़ एंकर्स भी हैं, कि जनाब आप हमसे नंबर मांग रहे थे हमारा, तो फरमाइए खैरियत। मैं नहीं, मैं तो आपसे नंबर नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा परसों फेसबुक पे आप नहीं मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई, वो कोई फेक अकाउंट होगा। हाँ। तो मैं इसको बताया था, ट्विटर पे WASEEMBADAMI, ये मेरा ट्विटर आईडी है, वसीम बदामी, WASEEMBADAMI। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरैक्ट जितना हो सके वो कर लूँ। तो वो इस तरह हो सकता है इंटरेक्शन जो है 24 आवर्स जो है वो फोन पर ही ट्विटर पे होता है, तो आप वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सोशल है माशाल्लाह। अच्छा जी, वसीम, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपको एतराज है इस पे कोई? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज की लाइफ में इंटरेक्टिव रहना, सोशल रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इन रहते हैं,
बल्कि लोगों को सीखना भी चाहिए ये चीज़ वसीम से। सीखने वाली दौर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये बहुत सुना हमने कि अब देखिए जिस तरह मॉर्निंग शोज़ की एक रेल पे है ना, लोग उनको फॉलो करते हैं, इसी तरह जो प्राइम टाइम के शोज़ हैं उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप लोग कहते हैं कि हुकूमतें बनाते भी और लोगों की शख्सियतों को तबाह बर्बाद भी कर देते हैं। इतना आप लोगों के हाथ में जो है इस वक्त ताकत है और बहुत अच्छा पे भी किया जाता है। इस हवाले से भी बड़ी जो है चर्चा है। खबर एक होती है और एक वो खबर होती है कि वो रेटिंग के लिए बनाई जाती है। सो किस तरह कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को की रेटिंग बढ़ाने के लिए? हाँ सॉरी, सवाल आपका रह भी गया था, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक तो ये रेटिंग का जो मैकेनिज्म है ना, मैं अभी क्विकली इसमें बड़े पूरे टॉपिक्स हैं, एक एक सवाल पूरा बड़े जामे सवाल आते हैं आपके। एक तो जो रेटिंग का मैकेनिज्म है, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मैं तो अगेन ये एक बड़ी पॉपुलर बात होगी, लेकिन सच्ची बात नहीं होगी। अगर मैं कहूँ जनाब मुझे रेटिंग की कोई परवाह नहीं है और मैं तो बस सिर्फ इंसानियत की फलाह के लिए, तो ये एक ऐसी बात होगी जो कि बड़ी पॉपुलर बात होगी, लेकिन ये झूठ बात होगी। ठीक है जी, रेटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर ये सेट को भी जवाब देना बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। और टू बी ऑनेस्ट विद द स्टेट और विद द ओनर, मैं भी अगर ओनर होता और आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक एंकर आगे मुझसे कहता कि सर पिछले हफ्ते जो है ना मेरे प्रोग्राम की रेटिंग तो कोई नहीं आई, लेकिन शऊर बड़ा उजागर हुआ है माशरे में, तो शायद मैं भी उसे कह रहा होता कि भाई फिर तनख्वाह मतलब कि उसी माशरे से ले लो, तनख्वाह मुझसे ले लो, माशरे में शऊर उजागर कर रहे हो। आपको एक मिक्स क्रिएट करना पड़ता है और यही एक एंकर की कामयाबी है कि आप वो शऊर उजागर करने वाला एलिमेंट, आप बुराइयों को सामने वाला एलिमेंट और रेटिंग के तकाजे पूरे करने वाला एलिमेंट, इन दोनों को आप मिक्स करके अपना आपका प्रोग्राम और एक काम हो सकता है। सहाफी और एंकर में क्या फर्क है? देखिए हमारे यहाँ सहाफी उसको समझा जाता है जो कि ठीक समझा जाता है कि जनाब जिसने सहाफत की मुताल्लिका डिग्री हासिल की है, लेकिन फिर आप ऐसी बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की हैं। ऐसे लोगों को देखा जो बाहर से आए, जिनको प्रॉपर उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी, वो बैठे और उन्होंने करंट अफेयर के प्रोग्राम्स किए और रेटिंग भी आई और वो चल भी रहे। तो वो एक सहाफी जिसने पाकिस्तान के इलेक्शंस होते हुए देखे, जमहूरियत देखी, डिक्टेटरशिप देखी और वो सड़कों पर खड़े होकर जर्नलिज्म करता है, उसका हक नहीं है कि उसको भी जगह मिली। एक कॉलर शामिल करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? सर मैं खालिद महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। जी खालिद साहब कहिए। मुझे वसीम भाई से बात करनी। बात कीजिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम खालिद साहब। वसीम भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई आपसे बहुत मोहब्बत है वसीम भाई। नवाजिश जी, बहुत नवाजिश। बहुत मोहब्बत करता हूँ वसीम भाई। जब भी आपको टीवी पे देखता हूँ अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाता हूँ, आपकी आवाज सुनता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। आप गरीबों का बहुत साथ देते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो दिल अंदर से एक दुआ देता है आपको। क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं, गरीबों को देखते हैं, लोगों को परेशान देखते हैं, हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं? बस दुआ कर सकते हैं। आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे कि आप ऐसी बातें करते रहें। ठीक होता है। देखिए ये जो आपकी रुंधी हुई आवाज है और ये जो आप लोगों की दुआएं ना, आप ये ना समझिएगा, और ये मेरा अल्लाह जानता है कि ये मैं कोई सिर्फ लफ्ज़ी नहीं कर रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जब हमें लाइव थ्रेट्स आ रही होती हैं, जब हमें पता चलता है कि यार फलां हिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया है, जब हमें पता चल रहा होता है कि कल आपको फलां गाड़ी फॉलो कर रही थी वो, तो आप यकीन मानिए उस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं कि यार खैर है, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है और लोगों की दुआएं हैं साथ साथ। तो ये बड़ी अहम है, हथियार है आप लोगों की दुआएं हमारे लिए। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी लाइन, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है एक अर्जेंट, तो एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद यकीनन ये जो अभी वसीम ने मुद्दा उठाया है कि थ्रेड्स भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट। आप ज़रूर कॉल कीजिए, वसीम से आप बात कीजिए। अच्छा वसीम, जिस तरह अभी आप कॉलर को भी बता रहे थे कि थ्रेड्स मिलती हैं और बड़ी मुश्किलात होती हैं, कहता है मेरी बात नहीं करोगे तो फ़ोन आ जाता है, दूसरा कहता है मेरी बात नहीं करोगे तो फ़ोन आ जाता है, इतना प्रेशर रहता है, फिर प्रोग्राम भी अच्छा करना है, आई कैचिंग भी होना चाहिए, तो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं सब? कुछ चीज़ें आप तय कर रहे हैं ना तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जैसे कि मसलन ये बात हम रूटीन में बहुत कहते हैं, शायद इस पर बिलीव नहीं करते, इस पर हम बिलीव करना शुरू करते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाता है कि भाई जो रात कब्र में है
वो है, और उससे पहले मजाल नहीं किसी की कुछ कर सकते। लेकिन जबरदस्ती भी तो पोक नहीं करना चाहिए ना। हमने तो लोगों को, लिफाफा एंकर्स की मैं यहाँ बात करूंगी, जो बाकायदा आपको समझ आ रहा होता है कि यार ये तो एजेंडे पे जो है वो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और ऐसा है भी, मुझ जैसा शख्स जिसको शायद पॉलिटिकल इतना चीज़ों का नहीं अंदाज़ा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ये यकीनन ये इनके अल्फाज नहीं है। हाँ, इसमें अवाम बेहतरीन जज होते हैं और लोग अक्सर पूछते हैं मुझे कि भाई कैसे पता चलेगा कि जनाब कोई क्या है और कोई क्या है। अब मेरा ये ख्याल है एक जेन्युइन राय वो होती है जो इशू टू इशू चेंज हो रही हो, ठीक है, जहां पर्सन टू पर्सन राय चेंज। मतलब ये हो नहीं सकता है कि एक्स सियासतदान की आपको सिर्फ तारीफें नजर आ रही हो और वाई सियासतदान की आपको सिर्फ बुराइयां नजर आ रही हो। इशू टू इशू, एक इशू में आपको होता है एक सियासतदान की 3 पॉजिटिव्स और 2 नेगेटिव नजर आए और दूसरे में उसके 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव नजर आए। वो एक जेन्युइन ओपिनियन होती है मेरा ख्याल है। लाइफ थ्रेट्स की आपने बात की तो एक तो ये कि आपको बहादुरी और बेवकूफी में भी फर्क होता है, तो आपको कोई टार्जन भी नहीं बनना चाहिए कि जनाब वो जी वो, लेकिन आपको सच बोलना भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आप जस्टिस नहीं कर रहे होते जिस सीट पर आप बैठे हैं। बाकी आपको अल्लाह पे बिलीव किए बगैर भाई ये काम वाम हो नहीं सकते, खास तौर पे जो हमारी फील्ड वाला काम है। तो ठीक है, आप एक दफा चीज तय कर लें, बड़ा काम आसान है। अच्छा जी, आप अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको आपने इंटरव्यू, कोई ऐसा शख्स जिसको आपने कहा यार ये तो इस काबिल ही नहीं है जिस कुर्सी पर ये बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यकीनन। कुछ लेना चाहेंगे किसी का नाम? बड़ी देखिए एम्बैरेसमेंट होती है। अब मैं भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाती हूँ, मैंने उनको देखा है, फॉलो किया, लेकिन जब मैं यहाँ उनको इंटरव्यू करती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ या उनकी आम जिंदगी को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ शायद मैं ना ही मिलती तो अच्छा था। वो एक मसलन बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं भी नाम दे, मेरा इंटरव्यू नहीं है, आपका इंटरव्यू है। सो ऐसा हुआ वसीम लाइफ में लोग मिले हों और उनके बुत टूटे हों जैसे कि? हाँ, अगला सवाल ठीक है, मैं उनको दोबारा बुलाना है अपने शोज में। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर आप जो है वो बड़ा जो है सेफली प्ले कर रहे हैं, कह सकते हैं मसलहत से काम ले रहा हूँ, मसलहत से काम कर रहे हैं। स्टार्ट में मैंने यही कहा था कि बड़े स्मार्ट एंकर हैं हमारे, बड़े स्मार्टली जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि लिफाफा एंकर जो ये वो, अब तो लुक्स भी बड़े काउंट करते हैं ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि लुक्स का भी ख्याल रखा जाए, अच्छे जो है वो आप ड्रेसिंग भी करें, इन सब चीज़ों की पे भी तवज्जो दी जाती है एंकर की? देखिए, अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज की जाए वो गलत है, यानी ये तासुर भी नहीं आना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि एंकर का सारा जोर जो है वो बनाओ सिंगार पर ही है और जनाब असल कंटेंट पे नहीं है। लेकिन बिल्कुल लुक्स वगैरह सारी चीजें मैटर करती हैं। आप टेलीविजन मीडिया में हैं, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शोबिज, तो ये ख्याल करना चाहिए। वो जो आपने इससे पहले जो बात की थी ना कि वो जो सवाल का जवाब रह गया कि जनाब एक सहाफी सारे मराहिल देखता है और एक एंकर आके बन जाता है, तो एक तो ये देखिए उस सहाफी को भी किसी ने रोका नहीं है कि वो भी मतलब ऑडिशन दे, वो भी एक एंकर बने और वो भी कामयाब एंकर बन सकता है। लेकिन वसीम आजकल लुक्स बड़े काउंट करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है। और देखिए टू बी बिल्कुल करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, देखिए एंकरिंग एक अलग सी फील्ड है, इसके अलग से कुछ तकाजे हैं। जमहूरियत के तमाम अदवार देखना जो इसका आपने तस्करा किया, वो उस एंकरिंग के तकाजों में से एक अहम तरीन तकाजा है, वाहिद तकाजा नहीं है। ये लुक्स, ये अंदाजे बयां, सवाल को अच्छे अंदाज में करने की सलाहियत के अंदर एक तकाजा पूरा हो रहा है कि आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत मालूम है, और ये दूसरा तकाजा पूरा नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, कुदरती तौर पे सलाहियत नहीं है कुछ भी, तो आप इसका मतलब एंकरिंग की तमाम तरह तकाजों पे पूरा नहीं उतरते। अच्छा, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था, एक वो शख्स है जिसने फील्ड रिपोर्टिंग की हो, जिसने ये तमाम चीजें देखी हो, जब वो आकर बात करेगा तो यकीनन उसकी बात में वजन भी होगा और सदाकत भी होगा। लेकिन अगर इफ दैट इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ वेरी गुड अंदाजे बयां, अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कन्वर्सेशन, तो लोग बोर हो जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से अपने प्रोग्राम से पहले मैं बात करता हूं जिनके बारे में मुझे, और ये बड़े सीनियर साफी होते हैं, हमारे कराची प्रेस क्लब के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बारे में मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, मैं ऑनर कह रहा हूं कि उनका नॉलेज, उनका विजडम, उनकी इंफॉर्मेशन मुझसे बहुत ज्यादा है। मैं प्रोग्राम से पहले उनसे सीख रहा होता हूं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग अगर शायद स्क्रीन पर आएंगे और वही बातें स्क्रीन पर करेंगे तो शायद लोग इतना मुतासिर, और वो खुद भी बात कहते हैं, लोग मुतासिर इसलिए ना हो कि लोगों को चीजें जरा एक स्पाइस्ड वे में और बड़े उसके साथ भी लोगों को अच्छा, तो बड़े कुदरती सी बात है। प्रोग्राम प्लान्ड होता है, सवाल लिखे होते हैं, हर चीज होता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं अक्सर आपको सामने वाले से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो क्विक जो है वो स्पाइस लाने के लिए चेंज किया जाता है प्रोग्राम को, कुछ ऐसा करते हैं? हाँ, मतलब मैं तो अपने तौर पर, हर किसी का अपना तरीकाकार होता है, मैं अपने तौर पर आप क्या करते हैं? 5-6 बुलेटेड पॉइंट्स तो लिख लेता हूँ कि मैंने इससे ये और इससे ये सवाल करने हैं। हाँ,
लेकिन वो अक्सर ये होता है कि पूरे प्रोग्राम गुजर जाते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स, और मेरी नज़र भी नहीं पड़ती उस पर्चे पर, इसलिए कि मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ, फिर उस जवाब से दूसरी बात निकलती है, फिर जब वो गेस्ट बात घुमा रहा होता है तो आप उसको फिर दोबारा कोशिश होती है फड्डे कराऊं मैं, क्योंकि हमने एंकर्स को ऐसे भी देखा है कि वो खुद जो है वो फड्डे करा रहे होते हैं ताकि रेटिंग जो है वो बढ़े, लेकिन मैंने हाँ ऐसा जरूर देखा है कि आपका क्लैश हो जाता है अपने गेस्ट के साथ अक्सर व बेशतर। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि अब लोगों ने भी ना इस तरह के प्रोग्राम को जरा सा डिस्करेज करना शुरू किया है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दूसरी बात, ये लड़ाइयाँ एंकर्स करवाते हैं या नहीं करवाते, अगर मैं कहूँ नहीं करवाते तो ये तो झूठ होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमारे जो गेस्ट भी होते हैं ना, इनमें से कोई भी इतना भोला या मासूम यकीन मानिए नहीं होता कि हम लड़ाएं और ये लड़ पड़े। मैं आपको, अब मैं नाम नहीं ले रहा, पॉलिटिकल पार्टीज खत्म होती है वहाँ हमारे सियासतदान की सोच आज शुरू होती है। तो मैं आपको अब बड़ा हाईली पॉलिटिकल हो जाएगी वरना बात, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसी कराची में बहुत सारी ऐसी जमातें थी जो कल तक एक दूसरे को कातिल होने का ताना दे रही थी। वसीम बदामी साहब अपने आप को जितना बड़ा तुर्रम खान समझते रहे, उन दो पार्टी की जब लड़ाई है ना, तो मैं मुसालहत की जितनी भी कोशिश कर लूं, वो एक दूसरे के लिए खैर के लफ्ज नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपके लिए कॉलर आ गए, कॉलर शामिल कर लें, बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? एहसान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी एहसान, कहिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये कहना, आपका जो आज हेयर स्टाइल है ना, माशाल्लाह औसम है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वसीम भाई, आपसे मुझे एक सवाल पूछना था। मेरे हेयर स्टाइल के बारे में भी कुछ फरमा। जी जी। आप वॉर मूवी माशाल्लाह का फेमस रही है, गेस्ट अपीयरेंस की ना, उसमें भी आपका एक था विपर वगैरह गालमन कुछ। जी जी। वो स्पेशल आपसे करवाया गया था या आप उस वक्त ऑन ड्यूटी थे इस वजह से आपसे हो गया? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा मासूमाना सवाल है ना। नहीं, वो स्पेशल करवाया गया था। वो रमजान के महीने में ये शूट हुआ था, जब हम कोई 9-10 घंटे जो है वो रमजान ट्रांजिशन करते थे, रात में 11th आवर करते थे। इन दोनों चीजों के दरमियान जो है वो मैंने ये सीन शूट करवाया था, और तो ये स्पेशली करवाया गया था। अच्छा, तो आगे और इरादा है एक्टिंग की तरफ आने का या मूवीज करने का? प्रॉपर एक्टिंग तो मुझे लगता ही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मतलब मैं बहुत ही कोई थर्ड क्लास किस्म की एक्टिंग करूंगा अगर मैंने की तो। वॉर में तो एक्टिंग नहीं थी, वो तो मैं एक्चुअली वही काम कर रहा था। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर वो एक्सप्लोर करने का सिलसिला मैं कहता हूँ जारी रहना चाहिए, तो हाँ अगर कोई ऐसा मौका मिला तो। मतलब ओपन ऑफर है, वसीम यहाँ पर कह रहे हैं, तो आपको जो है वो कांटेक्ट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जाहिर उस तरह की फिल्म है नहीं जिसमें किसी हीरोइन के साथ खेत पे लहलहाता हुआ जा रहा हूँ। क्यों, यंग हैं आप अभी, क्यों नहीं आप ये वो काम मैं अच्छा नहीं लगूंगा करता हुआ स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है। सो आप सिंगिंग जो है जब वसीम करते हैं, तो जो वसीम का अंदाज है, ये शौक था, सीखा सिंगिंग की तरफ आ जाते जब इतनी अच्छी अल्लाह ने आवाज दी थी? तो नहीं, वो मेरी वालदा ने जो मुझे घर से बाहर निकाल देना था अगर मैं इस चीज़ का सोचता भी तो इसीलिए अभी भी मैंने जो अपने आप को नात खानी तक या फिर नेशनल सॉन्ग्स तक महदूद रखा हुआ है शुरू से ही। तो और वैसे मेरा ख्याल है कि मैं बस एक एवरेज सा, अगेन इंसान को अपना पता होता है, तो मैं बस एवरेज सा गावा लेता हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं गाता कि मैं कोई सिंगर भी बन सकता था। अच्छा राइट। रमजान ट्रांसमिशन माशाल्लाह से बहुत अरसे से आप करते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या फील करते हैं जब आप उस ट्रांसमिशन को करते हैं? और अभी आप बीच में गायब भी हो गए थे, हमें लगा था कि शायद इस बार हम रमजान में वसीम को नहीं देख सकेंगे, बट इंशाल्लाह आप सब रमजान में इंशाल्लाह वसीम को जरूर देखेंगे, सहरी ट्रांसमिशन में भी और इफ्तार में भी, ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह। और साथ में 11th आवर में भी। अच्छा, 11th आवर में भी इतना सारा काम? हाँ, मतलब रमजान में तो मैं अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलता, दफ्तर से मैं कोई पूरे 30 दिन में मिला के कोई 4-5 घंटे बाहर निकलता हूँ। एक आध दफा घर पे इफ्तार वगैरह कर लिया, दैट इज इट। क्योंकि वो जाहिर है हर वक्त ही लाइव है, दफ्तर में एक कमरा में लेके वहीं पे सारा बोरिया बिस्तर लेके चला। मतलब इतनी टफ लाइफ रहती है ऑब्वियसली, और फिर आप रोजे से होते हैं तो फिर वैसे ही एनर्जी, लेकिन बस वो अल्लाह कर देता है एक्सपीरियंस। बट रमजान इज एन एक्सपीरियंस जो कि वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। और रमजान में जो लोगों की जो मोहब्बत है और जो फीडबैक मिल रहा होता है ना, वो सारा साल मिल रहा होता है, लेकिन रमजान का फीडबैक बहुत अलग ही होता है। वो जो माएँ हाथ उठा के दुआएं दे रही होती हैं, जो लोग आप, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 11 माह का तजुर्बा एक तरफ होता है, ये 30 दिन रमजान के अलग होते हैं जो इसका, और लोगों का वो फीडबैक बड़ी आपको एनर्जी दे रहा होता है कि आप। जब वसीम कमजोर होता है, तन्हा होता है, डिप्रेस होता है, तो वो फिर क्या करता है? अपने किस तरह आप अपने इमोशंस को जो है वो वापस नॉर्मल करते हैं, या अपने आप को किस तरह वापस लाइफ की तरफ लेकर? कमजोर लम्हात तो जिंदगी में हर शख्स। हाँ, एंड दिस इज अगेन समथिंग व्हिच आई हेट अबाउट माई सेल्फ, कि एक तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं बहुत किसी छोटी सी बात
भी काफ़ी होती है मुझे बहुत खुश कर देने के लिए। लेकिन इसका बिल्कुल कॉन्ट्रेरी भी है कि बहुत छोटी सी बात काफ़ी होती है घंटों मेरा मूड बर्बाद रखने के लिए या मेरा पूरा दिन ज़ाया कर देने के लिए। और ऐसा होता है तो मैं आम तौर पे आइसोलेशन ढूंढता हूँ, कट जाता हूँ, काट लेता हूँ अपने आप को और फिर कुछ वक्त गुजारता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि उस जरा टेम्पो में वापस आऊँ। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं जिंदगी दे वसीम जनरली से पूछनी है, लेकिन इंशाल्लाह जरूर हम चाहेंगे कि ये दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह वादा करके कल आ जाएं आप, बिल्कुल जरूर हाजिर है मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए। वसीम जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप जो भी आप सुनाना चाहें अपने व्यूअर्स को, तो वक्त कम है मेरा ख्याल आपके पास, तो रहने ही दें। 1-1.5 मिनट है, मैं अगली दफा आऊंगा तब सुना दूंगा। नहीं 1-1.5 मिनट है, आप सुनाते हैं तो अच्छा होगा सुनने वालों के लिए, आपके फैंस जो आपको देख रहे हैं। और मैं आपसे थैंक यू करूंगी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और वसीम की आवाज़ से ही अपने प्रोग्राम का एंड कर देंगे। वसीम बदामी साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए और आते रहिएगा, आपका आना हमें अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह। जी वसीम, एक शेर सुना देता हूँ मिली नगमे का, खान साहब का, नुसरत फतेह अली खान साहब का। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जालों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान।